Chapter 1, Fundamentals of Partnership. Let us discuss definition first of all of partnership. As per Section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is a relationship between persons who have agreed to share profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है. इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट. Agreement is mentioned in Indian Contract Act 1872 when two or more persons are mutually agreed upon anything, either in writing form or in oral, it is called agreement. So partnership is a relationship created by an agreement. वो रिटर्न में भी और ओरल दोनों तरह से हो सकता है. रिटर्न एडवाइजेबल है क्योंकि अगर पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स हुए, क्योंकि सबका फाइनेंशियल गेन जुड़ा हुआ है एक बिजनेस यूनिट के अंदर, तो अगर उनके बीच में कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट्स हुए तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए. तो राइटिंग फॉर्म में होना जरूरी है, एडवाइजेबल है. इसलिए it is known as partnership deed because all administrative governing rules are mentioned in that partnership deed. It is also known as administrative constitution. तो किस तरह के रूल्स होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर? तो फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, हर एक पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो कितनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, मोड ऑफ विड्रॉल क्या होगा, हाफ ईयरली, ईयरली, मंथली, फोर्टनाइटली, किस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इस तरह से इंटरेस्ट चार्ज करना है, अलाउ करना है, कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर द सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इस तरह का कोई एंटाइटलमेंट है, या ऐसे कोई भी मेजर इश्यूज जो है पार्टनरशिप के रिलेटेड जो फ्यूचर में क्रिएट हो सकते हैं, जैसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप हुआ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट फ्यूचर डेट. For all these important major issues, partnership deed is prepared and it is advisable that it should be in writing form. Next part is number of persons. Number of persons for formation of partnership, minimum 2 persons are required. क्योंकि a person cannot enter into partnership with himself. So for formation, minimum 2 persons is required and maximum 50 persons can be admitted in a firm as per section 464 rule number 10 of Companies Rule 2014. कंपनी एक्ट ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट हुआ था 1956 में. ईयर आफ्टर ईयर उसमें अमेंडमेंट्स आते गए एंड लेटेस्ट अमेंडमेंट वाज मेड इन 2013. ये एक्ट पूरा रीडिजाइन हुआ, इसलिए नाउ कंपनीज एक्ट इज टर्म्ड एज फॉर ईयर 2013 एंड रूल्स मेंशन इन 2014. सो एज पर कंपनी रूल्स 2014 सेक्शन 464 रूल नंबर 10 स्पेसिफाई नंबर ऑफ पर्सन्स मैक्सिमम 50 कैन बी एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप फर्म. Next part is profit of the business. Now in definition profit word is used. Profit और loss ऐसे दो word use नहीं हुए क्योंकि profit of the business there is one type of partner in profit only. Partner in profit only क्योंकि in certain partnership there is a chance that partner is free from bearing losses. उसको loss bear नहीं करना है, सिर्फ profit share करना है. So term only profit is to be used while writing the definition. So profit only. Now business, which type of business? That legal and lawful business. Which is called legal business? The business which is not prohibited by laws of land. It is not restricted. यानी जहाँ पे business incorporate हो रहा है वहाँ के laws, rules, regulations को जो prohibit नहीं हो सके, ऐसा legal, lawful business ही create किया जा सकता है. Now it is carried on by all or any one of them acting for all. ये एक administrative scope है, managerial scope है कि दो extreme situation है, या पहले तो ये मैनेज किया जा रहा है सारे पार्टनर्स थ्रू, यानी मान लीजिए 4 पार्टनर है ABCD. सो इट इज कैरिड ऑन बाय ऑल, मींस ऑल पार्टनर्स आर एक्टिव पार्टनर्स. ऑल पार्टनर्स टेक पार्टिसिपेशन इन डे टू डे मैनेजरियल एक्टिविटीज. सेकंड एक्सट्रीम सिचुएशन इज एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल, मींस ओनली वन पार्टनर इज एक्टिंग फॉर रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स. इन दैट सिचुएशन ओनली वन इज एक्टिव एंड रिमेनिंग पार्टनर्स आर इनएक्टिव, डोरमेंट, स्लीपिंग और फाइनेंशियल पार्टनर. तो ये दो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट है. एक साइड पे ऑल एक्टिव पार्टनर्स है, एक साइड पे ओनली वन एक्टिव पार्टनर है, बिकॉज एटलीस्ट वन पार्टनर, एक्टिव पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्ड पार्टी लायबिलिटी. किसी एक का एक्टिव होना जरूरी है, इसलिए एक एक्टिव या सारे एक्टिव पार्टनर्स हो सकते हैं. ये दो एक्सट्रीम सिचुएशन है मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की. एक एक्टिव हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, सारे एक्टिव हो सकते हैं. बट ये जो लिमिट्स है यानी ऑल एक्टिव पार्टनर्स और ओनली वन एक्टिव पार्टनर हु इज एक्टिंग फॉर ऑल. तो एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ, ये एक म्यूचुअल एजेंसी का एलिमेंट है. एजेंसी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टी होती है, प्रिंसिपल और एजेंट, जिसमें प्रिंसिपल एजेंट को अथॉरिटी देता है और उस अथॉरिटी के स्कोप में अगर एजेंट कोई भी टास्क परफॉर्म करता है, दैट टास्क हैज बाइंडिंग एलिमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल. यानी एजेंट ने अगर अपने स्कोप ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से कोई भी काम किया है तो प्रिंसिपल को वो एक्सेप्ट करना होता है.
सेम अगर पार्टनरशिप के अंदर जो अथॉरिटी है, स्कोप ऑफ अथॉरिटी दो तरह से, एक एक्चुअल अथॉरिटी जो डीड में स्पेसिफाई की जाती है, दूसरी इम्प्लाइड अथॉरिटी है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट थ्रू आती है। अगर किसी भी पार्टनर ने उस स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर रहते हुए कोई भी टास्क परफॉर्म किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, तो इट दैट टास्क हैज बाइंडिंग एलिमेंट टुवर्ड्स अदर पार्टनर्स, यानी बाकी सारे पार्टनर्स को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कोई लॉस क्रिएट हुआ है, मान लीजिए ए के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि शॉर्ट टाइम स्पेन में मटेरियल के प्राइस हाइक होने वाले और उसने बल्क में परचेज किया है इन एब्सेंस ऑफ अदर पार्टनर्स, और उसके पास ये अथॉरिटी थी कि वो गुड्स परचेज कर सकता है, और फर्दर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस में अगर उसमें लॉस हो जाता है तो भी बाकी के पार्टनर्स इस लॉस को उनको भी बेयर करना पड़ सकता है, वो फ्री नहीं है। वो ये नहीं कह सकते बाद में कि ये ए का टास्क है और ए को ये लॉस बेयर करना है, यानी ये बाइंडिंग एलिमेंट है। अगर स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, बाकी सारे पार्टनर्स को उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ये कंप्लीट डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। नाउ नेसेसरी अकाउंटिंग फॉर्मेट्स फॉर पार्टनरशिप। जब हम सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ऐसे 3 फॉर्मेट प्रिपेयर करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओनर और बिजनेस के रिलेटेड सिर्फ 2 ही आइटम आती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और उसको हम सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में मेंशन करते थे, जो कैपिटल वर्टिकल फॉर्म में प्रिपेयर होता था। पर यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ पर्सन आर देयर, क्योंकि पार्टनर्स है और हर एक पार्टनर की अलग अलग मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल कंपनसेशन। Now to show all their transactions between business and owners, means partners, separate account after profit and loss account is prepared, named profit and loss appropriation account. इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो नेट प्रॉफिट डायरेक्ट कैपिटल में जाता था उसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड वो नेट प्रॉफिट को शो किया जाएगा, और वहां से नेट प्रॉफिट में से जो बिजनेस और ओनर के बीच में ट्रांजेक्शन है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल कंपनसेशन है, वो रिकॉर्ड होंगे। ओनर के लिए जो इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस है, वो सारी आइटम्स डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हिस्सा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन। और जो पार्टनर्स के लिए इनकम है और बिजनेस के पार्टनर्स के लिए जो एक्सपेंस है और बिजनेस के लिए इनकम है, वो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के फॉर्म में शो किया जाएगा। इस तरह से ओनर और बिजनेस के ट्रांजेक्शन को प्रॉफिट एंड लॉस से सेपरेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। ओवर एंड अबव दिस एक और आइटम आती थी प्रॉफिट एंड लॉस में, एलोकेशन ऑफ रिजर्व्स, मींस क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, एंड जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हिस्सा बनेगा। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जनरल रिजर्व, वर्कर्स एक्सीडेंट, बिल्डिंग फंड या ऐसा कोई भी रिजर्व हो, यहीं से क्रिएट किया जाएगा। अब जो हमने डेबिट किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो फर्म के लिए एक्सपेंस और पार्टनर के लिए इनकम है, इसलिए उसको कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड शो किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनेगा जिसमें जितने पार्टनर से उतने कॉलम रखे जाएंगे। यहाँ पे हमने एग्जांपल सेट किया है, 2 पार्टनर ए और बी है। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल से होगी, जो कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, क्योंकि किसी पार्टनर की नेगेटिव कैपिटल नहीं हो सकती। उसके साथ साथ जो कोई एक्स्ट्रा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करता है कैश, बैंक से या एसेट के फॉर्म में, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा। अगर उसने कुछ भी विड्रॉ किया है, परमानेंटली कैपिटल रिड्यूस किया है या प्रॉफिट में से विड्रॉ किया है, तो वो भी डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट आएगा। ये जो आइटम्स हमने रेड कलर के डॉट से शो की है, इसका पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनेगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ जो डेबिट हुआ था पीएनएल अप्रो में, वो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट आएगा। इसके साथ सैलरी, बोनस भी क्रेडिट किए जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम क्लोज करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल अगर डेबिट साइड से ज्यादा आया, यानी फर्म में प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। और वो डिविजिबल प्रॉफिट पीएनएल अप्रो की डेबिट साइड से सीधा कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो में अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आया और क्रेडिट साइड डिफरेंस निकला, तो वो डिविजिबल लॉस है, और डिविजिबल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड से सीधा कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे शो किया जाएगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट आइटम्स को माइनस करके जो बैलेंस निकाला जाता है, उसे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कहते हैं, और सीधा बैलेंस शीट के अंदर वो प्रेजेंट होता है। बट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के अमाउंट में डिफरेंस होता है, क्योंकि डिफरेंस की वजह ये सारे ट्रांजेक्शंस, बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल सच ट्रांजेक्शंस,
because of record of all such transaction, opening and closing balance of capital is different. That is why this method is known as fluctuating or floating capital account method. लेकिन अगर पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं फिक्स कैपिटल रखना है, तो इंस्टेड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वन अकाउंट टू सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन. एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरे पार्टनर्स करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फिक्स करना चाहते हैं तो उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ही आता है. ये दो एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन है जिसको हम एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहते हैं. ये रूटीन के रेगुलर के ट्रांजेक्शंस नहीं है, इसलिए मोर और लेस दिस बैलेंस ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस मेथड इज नोन एज फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड. पर क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से आइटम्स कैपिटल अकाउंट में जाती थी इधर डेबिट और क्रेडिट साइड, वो सारी आइटम हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट है पार्टनर्स करंट अकाउंट. जो यहां डेबिट हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो यहां क्रेडिट होगा, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उसके साथ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन भी यहां क्रेडिट होगा. एक स्पेशल आइटम हमने स्टार करके यहां लिखा है जो कैपिटल अकाउंट में मेंशन नहीं था, वो था इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. अब करंट अकाउंट रूटीन आइटम्स के लिए है, रेगुलर इनकम और विड्रॉल्स के लिए, इसलिए यहां चांसेस रहता है कि करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो, पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस, ऐसे दोनों चांसेस रहते हैं. कैपिटल अकाउंट में तो पॉजिटिव बैलेंस ही रहता है, लेकिन करंट अकाउंट में पार्टनर ए ने 100 रुपए की इनकम के सामने अगर 80 रुपीज विड्रॉ किए तो 20 रुपीज उसका पॉजिटिव बैलेंस है. तो नेक्स्ट ईयर में उसको एनकरेजमेंट मिले, इस हिसाब से उस पर हम इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं. इसलिए इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट नाम का एक एक्सपेंस है जो पीएनएल एप्रो की डेबिट साइड से स्ट्रेट वे करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा. अगर पार्टनर बी का केस ले और उसने 100 रुपए के इनकम के सामने 130 विड्रॉ किया, ज्यादा विड्रॉ किया, तो उसके पास से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. इसलिए जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज चार्ज फ्रॉम पार्टनर, इसलिए यहां पीएनएल एप्रो में क्रेडिट होकर करंट अकाउंट की डेबिट साइड आएगी. इसलिए जो स्टार वाली आइटम है पीएनएल एप्रो से सिर्फ करंट अकाउंट का हिस्सा बनेगी, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट का होना तय है, क्योंकि उसी के बैलेंस का इंटरेस्ट है. बाकी सारी आइटम्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी. करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है. कैपिटल अकाउंट हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस. इन दिस वे two accounts are prepared as per fixed capital method, capital account and current account, and as per fluctuating capital method, capital account is prepared. जो divisible profit या divisible loss है, divisible profit capital account credit side, divisible loss capital account debit side. तो divisible profit और divisible loss current account में यहाँ पे credit side profit और debit side loss आएगा. इस तरह से ये पूरे अकाउंटिंग फॉर्मेट सेंट्रली प्रिपेयर किए जाते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद और बैलेंस शीट से पहले. तो ये इंटरनल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है, वो है विड्रॉल ऑफ कैपिटल और विड्रॉल प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में कि दोनों सेम है. दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेपरेट आइटम है. जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में इसे मेंशन करते हैं तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल डायरेक्ट कैश बैंक या एसेट के फॉर्म में, क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक या एसेट, जो भी उसने विड्रॉ किया है. ये तब होता है जब पार्टनर अपना रिलेशन फर्म के साथ कट करना चाहता है, अपनी कैपिटल को विड्रॉ करके धीरे धीरे अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कम करके फर्म से निकल जाना चाहता है. लेकिन विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट जो है वो उसकी एनुअल इनकम का हिस्सा है. वो एनुअल इनकम में से अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को, डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो अमाउंट विड्रॉ करता है वो है विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट. तो विड्रॉल प्रॉफिट की पहली एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट और एसेट अकाउंट. यानी ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन होता है सिर्फ विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट के केस में, और बाद में ड्रॉइंग्स अकाउंट को कैपिटल या करंट अकाउंट में क्लोज किया जाता है, वो उसकी क्लोजिंग एंट्री है. इसलिए कैपिटल अकाउंट में इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपको दो टाइटल दिखेंगे, कैश बैंक जो उसने विड्रॉ किया है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एंड विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग्स है वो यहाँ पे अकाउंट क्लोज होता है. अगर करंट अकाउंट की बात करें यानी फिक्स कैपिटल मेथड में, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर विड्रॉल ऑफ कैपिटल आता है और करंट अकाउंट की डेबिट साइड विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट आता है. यानी ये दोनों आइटम स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ एनुअल इनकम विड्रॉल. सो ये करंट अकाउंट का हिस्सा बनता है. ये खास ध्यान रखना है कि दोनों आइटम सेम नहीं है, उसके सेपरेट सीवियर इंप्लीकेशंस है, उस हिसाब से चेक करके चलना है. तो ये है अकाउंटिंग फॉर्मेट्स ऑफ पार्टनरशिप. अब ये डिटेल चार्ट प्रिपेयर किया गया है अकाउंटिंग एंट्रीज और जो जो अकाउंटिंग एस्पेक्ट है उसका फर्म के लिए क्या स्टेटस है, पार्टनर के लिए क्या स्टेटस है, कहाँ पे हम डेबिट करेंगे, कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, अगर डीड प्रिपेयर नहीं है तो उस आइटम को कैसे डील किया जाएगा, और अगर जर्नल एंट्रीज पूछी गई है हमें किसी एस्पेक्ट के लिए तो कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास करेंगे.
तो इस तरह से वर्टिकल फॉर्मेट में पूरा चार्ट प्रिपेयर हुआ है समरी ऑफ ट्रांजैक्शन के फॉर्म में। सबसे पहली आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के लिए स्टेटस है एक्सपेंस, पार्टनर के लिए इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा और करंट या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है, इसलिए एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा और कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट फर्म के लिए एक्सपेंस, पार्टनर के लिए इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, लेकिन खास ध्यान से यहाँ करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट है, इसलिए करंट अकाउंट का होना तय है, प्री एग्जिस्टेंस ऑफ करंट अकाउंट, सो करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। ये तीन आइटम फर्म के लिए एक्सपेंस और पार्टनर के लिए इनकम है। अब बात करते हैं अगर डीड की। अगर डीड नहीं है या डीड में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो इट इज नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं किया जाएगा। ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ना ही सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन के इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ये कोई भी आइटम अलाउ नहीं की जाएगी। लेकिन एक और आइटम है इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फ्रॉम पार्टनर, यानी फर्म ने पार्टनर के पास से अगर लोन बोरो किया है तो वो भी, उसका इंटरेस्ट भी फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए इनकम है। लेकिन ध्यान से ये एक्सपेंस थर्ड पार्टी एक्सपेंस जैसा है। जैसे अगर फर्म ने बैंक से लोन लिया है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, कोई आउटसाइडर से लिया है, तो उसका इंटरेस्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं। तो सेम यहाँ पार्टनर से लोन लिया है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स के, इसके हिसाब से अगर पार्टनर ने ये फंड बिजनेस के बाहर कहीं और लैंड किया होता तो उसको कुछ ना कुछ रीजनेबल रिटर्न जरूर मिलता। उस हिसाब से ये एक थर्ड पार्टी एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ही आएगा। ध्यान रहे, पार्टनर रिलेटेड आइटम समझ के ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में नहीं लिखना है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आएगा। अगर वो लोन का इंटरेस्ट पे किया गया है तो कैश क्रेडिट होगा, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर डीड नहीं है तो भी 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, क्योंकि ये फंड कहीं और इन्वेस्ट करता तो उसे रिटर्न मिलता, तो यहां पे भी उसको कुछ ना कुछ रीजनेबल रिटर्न मिलना चाहिए, इसलिए 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा ऑन लोन बोरोड बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर। लेकिन ये सारी आइटम, चारों आइटम, फर्स्ट ये चार आइटम फर्म के लिए एक्सपेंस और पार्टनर के लिए इनकम है। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट, वो फर्म के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाएगा। अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट लॉस के लिए सिंपल प्रोविजन है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 2 पार्टनर है तो 2 में, 3 है तो 3 पार्टनर में डिवाइड किया जाएगा। अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो हर एक आइटम की 2-2 जर्नल एंट्री होगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले चार्ज किया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल और करंट अकाउंट, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम वे सैलरी बोनस टू कैपिटल और करंट अकाउंट, and for closing that salary bonus account, profit and loss appropriation to salary bonus commission remuneration account. Interest on opening credit balance of current account to current account and profit and loss appropriation account debited to interest on opening credit balance of current account. लोन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू लोन अकाउंट, मींस पार्टनर्स लोन अकाउंट। टू कैश कब आएगा? जब पे किया गया है। टू पार्टनर्स लोन कब आएगा? जब वो लोन का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। फिर ये इंटरेस्ट ऑन लोन के अकाउंट को क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कैपिटल और करंट अकाउंट। यहां पे डाउट होगा कि यहां कोई दूसरी एंट्री नहीं है। दूसरी एंट्री तब आती है जब आपके कोई एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट क्रिएट होता है, कोई नॉमिनल अकाउंट क्रिएट होता है, तो उसको क्लोज करने के लिए दूसरी एंट्री आती है। ये तो स्ट्रेट वे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अब ये डॉटेड लाइन के नीचे के जो ट्रांजेक्शन है वो फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। ऊपर वाले सब फर्म के लिए एक्सपेंस थे और पार्टनर के लिए इनकम थे। तो पहला इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है जो फर्म के लिए इनकम और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है, वो भी इनकम है फर्म के लिए और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू पार्टनर, अगर फर्म ने एडवांस किया है लोन पार्टनर को तो उसका इंटरेस्ट भी फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। अब उसकी ट्रीटमेंट में कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट होगा जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के लिए करंट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ करंट अकाउंट है इसीलिए उसके बैलेंस का इंटरेस्ट है, इसलिए यहाँ कैपिटल नहीं आ सकता, करंट अकाउंट में डेबिट होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा।
जहां पे हमने कैपिटल करंट दोनों ऑप्शन लिखे, उसका मतलब कि डिपेंड करता है कि मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट कौन सा है। फिक्स कैपिटल है तो वो करंट अकाउंट में जाएगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसलिए हमने कैपिटल ऑब्लिक करंट जहां जहां लिखा है वो डिपेंड करता है कि मेथड ऑफ कैपिटल कौन सा है। पर जब करंट अकाउंट के ओपनिंग डेबिट बैलेंस का इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली वो करंट अकाउंट में ही जाएगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू पार्टनर में वो फर्म के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। खास ध्यान रहे, जैसे अगर फर्म ने किसी पार्टनर की जगह मान लो किसी एम्प्लॉय को लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होता है, सेम वे ये इनकम ही है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा और करंट या कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। ध्यान रहे, ये इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड हो तो पीएनएल में डेबिट और एडवांस लोन हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। लेकिन इसकी दूसरी इफेक्ट ध्यान रखना है, बोरोड लोन के केस में कैश क्रेडिट होता है अगर पे हो, और पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट होता है अगर वो ड्यू हो, आउटस्टैंडिंग हो। लेकिन कभी पार्टनर का कैपिटल करंट यूज नहीं होता। लेकिन एडवांस लोन के इंटरेस्ट के केस में पार्टनर का करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है। कि खास ध्यान रहे, गलती हो सकती है, इसलिए यहां पे करंट और कैपिटल को ध्यान रखना है एडवांस लोन के केस में। बोरोड लोन के केस में सेकंड इफेक्ट कैश या पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगी। तो ये तीनों आइटम फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। इसकी जो दो एंट्री होगी वो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर ये डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट डेबिट to interest on opening debit balance of current account and then interest on opening debit balance of current account to profit and loss appropriation। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस है तो करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन और टू क्लोज डाउन दैट इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर डिविजिबल लॉस है तो उसकी एंट्री होगी करंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी उसकी दो इफेक्ट, कैपिटल करंट अकाउंट में डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहां पे भी ध्यान रखना है कि अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। जैसे प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे ही लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओवर एंड अबव दिस, ये 6 मंथ का प्रोविजन खास ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फ्रॉम पार्टनर, ये दोनों में 6 मंथ इंटरेस्ट आएगा अगर डेट स्पेसिफाई नहीं है। यूजुअली हम क्या करते हैं, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड दैट इज 31 मार्च, वहां तक का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, चार्ज करते हैं, लेकिन डेट ही मेंशन नहीं है लोन बोरोड में या ड्रॉइंग्स में। तो अगर इंटरेस्ट चार्ज करना ही है तो एवरेज पीरियड 6 मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। और एक बात, एडमिशन, ये सारी प्रोविजंस है इफ डीड इज नॉट प्रिपेयर्ड। डीड इज नॉट प्रिपेयर्ड तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी बोनस नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट चार्ज, डेबिट बैलेंस इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट नॉट चार्ज, and interest on loan advance to partner again not charged when loss is distributed equally। ये सारी प्रोविजंस हमें ध्यान रखना है जब डीड नहीं प्रिपेयर होता है। और उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में। वो म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बेसिस पे ही नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। कोई ये ना समझे कि मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स एडमिट कर सकते हैं। 10 पार्टनर है उसमें से 9 हाँ कह रहे, एक ना कह रहा है एडमिशन के लिए, तो भी एडमिशन पॉसिबल नहीं है। ओनली विथ कंसेंट ऑफ ऑल, ध्यान रखना, ऑल पार्टनर्स, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स से नहीं होगा, सिर्फ ऑल पार्टनर्स के कंसेंट से ही किसी पर्सन को एग्जिस्टिंग फर्म में पार्टनर के तौर पे एडमिट किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस recorded in P&L, APRO and capital current account।